हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम स्पेन द फर्म रिक्वायर्स इन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, conversion of raw material into work in progress and finished good, conversion of finished good into sale, and in collecting cash from debtors. In short, we can say रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल. Larger the time span of operating cycle, more will be the requirement of working capital, or we can say more will be the requirement of current assets, and shorter the time span of operating cycle, less will be the requirement of current asset. इसीलिए क्या करना पड़ता है, हर स्टेज में का हमें टाइम एस्टिमेट करना पड़ता है और उसके बेस पर हम वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी हर स्टेज पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखने पड़ते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए. कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो? एक होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड. सेकेंड होगा पीरियड ड्यूरिंग विच रॉ मटेरियल रिमेन्स इन स्टोर. ज़रूरी नहीं है कि साथ के साथ वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए, स्टोर में कितने टाइम रहेगा वो भी ध्यान में रखना है. उसके बाद पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन हमारी कितनी देर में कंप्लीट होती है, मतलब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेता है. पीरियड ड्यूरिंग विच फिनिश गुड इज स्टोर्ड बिफोर सेल. अब फिनिश गुड भी साथ के साथ सेल में कन्वर्ट नहीं होता, उसे भी हमें स्टोर में रखना पड़ता है, तो कितने टाइम वो स्टोर में रहेगा. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर. हम अपने डेटर्स को कितना टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए और हमारे सप्लायर, हमारे क्रेडिटर्स हमें कितना टाइम देते हैं, वो चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड. हम अपने वेजेस पे करने में कितना टाइम गैप लेते हैं, जैसे मार्च के वेजेस अप्रैल में दिए, अप्रैल के वेजेस मई में दिए, और बाकी खर्चे भी हम अपने बिल्स की पेमेंट कैसे करते हैं वो भी देखना है. मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन. कितना मिनिमम कैश बैलेंस इमरजेंसी के लिए कंपनी मेंटेन करके रखती है. उसके अलावा उसमें हम ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज कॉन्टीजेंसीज को लेकर, और उसके बेस पर हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं. अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे बनेगी. सबसे पहले देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. पहले हमने सारी करंट एसेट्स लेती जानी है, जैसे कि करंट एसेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कैसे कैलकुलेट होगा, पूरे साल में हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, मतलब हम कितने टाइम तक इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं. अगर हमने वीक में निकालना है तो 52 से डिवाइड कर देंगे, और मंथ में निकालना है तो 12 से. तो ये हमारा कितना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? वर्क इन प्रोग्रेस. ध्यान से, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टेप बाय स्टेप आइए. वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, वही आ गया कि कितना कंज्यूम करेंगे, इनटू एवरेज टाइम स्पेन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, डिवाइड करेंगे वीक तो 52, ये ध्यान रखना, और मंथ है तो 12, प्लस ईयरली वेजेस इंटू 50/100 इंटू जितने वीक है एवरेज टाइम स्पेन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय 52 और 12, प्लस ईयरली मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो भी 50%. देखिए एक रीज़न बताती हूँ, ये 50% क्यों लिया है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि जो हम लेबर को पेमेंट करते हैं पूरे साल में उसका आधा पार्ट 50% हम वर्क इन प्रोग्रेस तक कन्वर्ट करने में देते हैं, और आधा पार्ट 50% आगे आएगा जो वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हमारा लगेगा. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. उसके लिए हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर हमारा आ जाएगा ईयरली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसमें से हटा देंगे, इनटू एवरेज फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 52 वीक और 12 मंथ्स. फिर उसके बाद डेटर्स. डेटर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल के बेस पर. कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड वो लिया हमने, इनटू एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, वो निकालना आप लोगों को आता ही है,
डेटर टर्नओवर रेशियो के बेस पे निकाल सकते हो, और 52 वीक या 12 मंथ से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपकी डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, मिनिमम जितना हम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। टोटल आ गई हमारी करंट एसेट्स की। अब इसमें से लेस क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी। तो चलिए आइए चलते हैं करंट लायबिलिटी पर। पहले आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स को लेस करेंगे। वो कैसे, जिससे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वो हमारा क्रेडिटर ही तो होगा। कॉस्ट ऑफ ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर डिवाइडेड बाय, अगर वीकली निकाल रहे हैं तो 52 से डिवाइड कीजिए, और मंथली निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड कीजिए। फिर वेजेस, वेजेस लेबरर्स भी तो हमारे क्रेडिटर्स ही हो गए, उन्हें पेमेंट करनी है। ईयरली वेजेस इंटू एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब हम 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, साथ के साथ पेमेंट करते हैं, 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, तो वो टाइम लैग हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 52 वीक और 12 मंथ, तो यहाँ हमारा वेजेस की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम ओवरहेड निकाल लेंगे, ईयरली ओवरहेड इंटू एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड। जैसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर अगर ड्यू हुए मार्च में, तो हम कब तक पे कर सकते हैं, वो टाइम लैग को हम यहाँ लिख लेंगे। वीकली निकाल रहे हैं तो 52, और मंथली निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जितनी टोटल करंट एसेट निकाली थी हमने, उसमें से हमने क्या लेस कर देना है, करंट लायबिलिटी, और ऐड कर देंगे उसके अंदर जो कॉन्टीजेंसी के लिए हम थोड़ा बहुत प्रोविजन बना कर रखते हैं, उसे ऐड कर देंगे, और हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ।